हेलो एएमयू जेएमआई एस्पायरेंट्स, कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप सब मस्त होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एएलसी क्लासेस पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आपको पता ही है कि आपके लेक्चर थ्री लेक्चर जो हैं आपके लाइव प्रोसेस के कंप्लीट हो गए हैं। बाकी केमिस्ट्री के लेक्चर्स में आपका एसिड एंड बेस चल रहा है, शायद यशदानी सर आपको पढ़ा रहे हैं। वो भी उसके भी आई थिंक वो चैप्टर भी कंप्लीट होने की मोमेंट पर है। और अब हम क्वेश्चन सीरीज भी आपको पता है कि रैंकर्स करके हम क्वेश्चन सीरीज पे क्वेश्चन डालते हैं अपना रो शॉर्ट्स पर। आज मैं उसका आंसर भी आपको यहाँ पे बताऊंगा और हमने क्या क्या डिटेल में किया है। उससे आगे का टॉपिक अब करते हैं। हमने अभी पीछे लेक्चर नंबर 3 में जो था रेस्पिरेशन पढ़ा था, थोड़ा सा उसमें टॉपिक रह गया था अपना ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग रह गया था, उसको देखेंगे। और जो क्वेश्चंस हमने रैंकर सीरीज वाला शॉर्ट्स में एक अच्छा क्वेश्चन था, उसको मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखते हैं। तो एएलसी क्लासेस आपको पता ही है कि हम जेएमआई एएमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराते हैं क्लास 6, 9, 11 के लिए। और बाकी कोई भी आपको अपडेट या कोई नीड हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम या एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर यजदानी जेएमआई की कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। एएमयू जेएमआई 11th एंट्रेंस का लाइव प्रोसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 होगा आज, जो कि 100% एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाने का हमारा वादा है। तो 100% एग्जाम ओरिएंटेड ही आपका रहेगा टॉपिक्स। तो हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। रेस्पिरेशन का थोड़ा सा पोर्शन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज, सॉरी ब्रीथिंग रह गया है कि किस तरीके से ब्रीथिंग होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो मैंने डिटेल में ले लिया था लास्ट लेक्चर में ही। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम देखेंगे और थोड़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी आपको मैं बता दूंगा। और फिर आप नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन, आज उसको भी स्टार्ट कर लेंगे, जहां तक भी होगा उसको स्टार्ट कर लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं ये क्वेश्चन जो आपका रैंकर सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन दे देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे एक दो क्वेश्चन और होंगे, उनको करने के बाद हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन था, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एक्चुअली मींस। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब यानी कि रेस्पिरेशन ही है आपका। तो रेस्पिरेशन को हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, पहले हम मार्क कर लेते हैं। हमसे बात की गई है कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में ये हमसे पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन। और कह रहा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का एक्चुअल मतलब क्या है। देखो, केमिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब आपको बताया होगा यजदानी सर ने कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल मीनिंग तो ये है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स के भी लेवल पे भी आपको केमिस्ट्री में बताया गया होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बट हमसे पूछा एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2। देखो, ग्लूकोज का CO2 में कन्वर्जन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, बट वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वहां पे ऑक्सीडेशन को डिफाइन नहीं कर रहा। यहाँ पे हमसे पूछा है, जो बात पे यहाँ पे गौर दिया है यानी कि उन्होंने जोर दिया है वो ऑक्सीडेशन पे गया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब तो क्या होना चाहिए इसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्लूकोज। तो यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब, तो जो ऑक्सीडेशन के बिहाफ पे पूछ रहे हैं तो उसका मतलब तो ये होना चाहिए कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्लूकोज। हाइड्रोजन एटम का रिमूव होना, अगर एडिशन होता है तो वो तो रिडक्शन होता। तो ऑप्शन तो बी हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीडेशन के बिहाफ पे हमसे आंसर पूछने की कोशिश की है। तो आंसर बी जाएगा। बट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू CO2 ठीक बात है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन को नहीं दर्शा रहा। ऑक्सीडेशन को जो शो करता है वो यही शो करता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्लूकोज। ऑक्सीजन को तो शो ये कर रहा। बात बात वो भी ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ग्लूकोज ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी, हाँ एनर्जी भी रिलीज होती है बट एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होती है। मगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको नीड है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर होगा बी होगा। और ठीक है, ये आंसर अच्छा क्वेश्चन था, डीप क्वेश्चन था। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन है एक और देख लेते हैं, दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एरोबिक एनारोबिक, पहले ये कंफ्यूजन दूर कर लिया करो, गलती कभी भी नहीं होगी। क्वेश्चन को सोल्व करने की ही अप्रोच ये होनी चाहिए। अभी हम जो है टाइम को
भी देखेंगे धीरे धीरे, मगर हम मुझे तो आपको सिखाना है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, यानी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने मार्क कर लें कि भाई क्वेश्चन कह रहा है एनारोबिक, वर्ड ये पता चल जाएगा, एरोबिक एनारोबिक का कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखेंगे अब रिएक्शंस इन, हाँ देखो एक इसने और हाईलाइट कर दिया कि ईस्ट में, अगर अभी आप क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से नहीं पढ़ते, यानी कि डीपली नहीं पढ़ते, तो इसमें बहुत से लोग इस क्वेश्चन को गलत कर सकते थे कि रिएक्शन इधर ही आप ईस्ट दिखता भी नहीं है बहुत से लोगों को, तो इसी के बाद तुरंत ऑप्शन पे दौड़ते हैं बहुत से लोग। भाई ऑप्शन पे नहीं दौड़ना है, एकदम पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। जब तक सवाल ही नहीं समझोगे तो उसके जवाब क्या दे पाओगे, फिर अधूरा ही जवाब आएगा, अधूरा सवाल पढ़ोगे। तो सवाल यानी कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उसके बाद आपका आंसर देने की सोचना। अब ईस्ट के बारे में है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो मैंने बताया था आपको ईस्ट में क्या होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, यानी कि आपका जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसमें क्या बन रहा होगा, आपका एथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देख लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म में, बात ठीक है। और एक चीज यहाँ ये चेक करो कि सारे ऑप्शन में पहले पहला पहला जो हमारा एरो है वो साइटोप्लाज्म में है, तो यानी कि पहला स्टेप तो सभी में हो रहा है और होता भी सब में ही है। सेकंड स्टेप कह रहा है क्वेश्चन को, एक तरीका और है कि हम गलत ऑप्शन को पकड़ के ही सही ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। पहले गलत ऑप्शन ढूंढो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसमें अगर आपको डाउट है तो पहले गलत ऑप्शन ढूंढ लो। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा और डाउट है तो फिर ये दूसरा एक तरीका होता है, अच्छी अप्रोच होती है क्वेश्चन को पकड़ने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया तक रिएक्शन जाने की नौबत कहाँ आती है, वो तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आती है। तो ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, और जहां माइटोकॉन्ड्रिया लिख रहा तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गए ना, 50-50 का गेम रह गया। तो 50-50 के गेम को समझते हैं हम क्या है, दो ऑप्शन हमने निकाल दिए। ये ऑप्शन रहा हमारा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, बात ठीक है। और फिर साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बात ठीक है। ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल ये भी है। अगर जिसने क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक एनारोबिक तक पढ़ा होता तो वो कह देगा आंसर तो यही है, बट आंसर अभी ये नहीं है इस क्वेश्चन का। क्यों नहीं है पूछा उन्होंने, ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की है। तो ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है आपका होता है ग्लूकोज प्लस साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनता है, और साइटोप्लाज्म में ही एथेनॉल यानी कि एथाइल अल्कोहल कह सकते हो आप इसको, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा ईस्ट में होता है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हमारा कहाँ होता है, ईस्ट सेल में होता है, जो कि फंजाई यूनिसेलुलर फंजाई है। तो इसका आंसर जो आएगा आपका डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर जो आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। ठीक है, अब ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है। क्या है, मैच द फॉलोइंग ऑप्शन, क्वेश्चन का हेडिंग लिख लो, मतलब क्वेश्चन लिख लो, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैचिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। ये भी हमारा टॉपिक कौन से टॉपिक से, क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम से बिलोंग करता है। तो ट्रिप्सिन यानी कि एंजाइम का नाम है, एमाइलेज एंजाइम का नाम है। अब बाई आपका ये क्या है, एक जूस होता है, सीक्रेट कौन करता है, गोल ब्लैडर करता है इसको सीक्रेट, सॉरी गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, सीक्रेट कौन करेगा, लीवर करेगा इसको। तो देख लेते हैं, बाई क्या है, लीवर सीक्रेट करेगा, यानी कि सी वाले का हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहां से ही स्टार्ट कर दिया मैंने। पेप्सिन एंजाइम कहाँ देखने को मिलती है आपको, पेप्सिन एंजाइम गैस्ट्रिक जूस की एंजाइम यानी कि स्टोमक में देखने को मिलती है। तो देखो इसमें कुछ है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से रिलेटेड दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का थर्ड आ जाना चाहिए आपका। ओके, एमाइलेज, अब एमाइलेज दो टाइप के एमाइलेज होती हैं, सलाइवरी एमाइलेज एंड पैनक्रेटिक एमाइलेज। तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे क्वेश्चन इसमें कौन सा दे रखा, हम तो दोनों एमाइलेज को मान के बात करेंगे यहाँ पे। हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज भी है और पैनक्रेटिक एमाइलेज भी है, बट एक ऑप्शन एक ऐसा है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ देखने को मिलती है, ट्रिप्सिन हमारा जो है पैनक्रेटिक जूस में आपका ट्रिप्सिन होता है। ट्रिप्सिन क्या क्या प्रेजेंट होता है पैनक्रेटिक जूस में, एक बार बताइए, रिवाइज कर लीजिए उसको भी। तो हमारा वहां पे क्या होता है आपका, पैनक्रेटिक अमाइलेज होती है और ट्रिप्सिन होती है और लाइपेज होती है। तो ट्रिप्सिन क्या करती है, वहां पे प्रोटीन का ब्रेक डाउन करती है। तो ट्रिप्सिन यहाँ पे क्लियर क्लियर है कि पैनक्रेटिक जूस में, यानी कि ए का तो फर्स्ट हो गया, और एमाइलेज है तो यानी कि अब ये जो है सलाइवरी अमाइलेज ही होगा, सलाइवरी अमाइलेज ही होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर सलाइवरी अमाइलेज ही होगा।
इसका फोर्थ हो जाएगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर मैं तो इस अमाइलेज को क्या मानता हूँ, पैनक्रेटिक अमाइलेज मान लोगे तो क्या फिर तुम ट्रिप्सिन को सलाइवा के साथ मैच करा दोगे? नहीं कराओगे तो क्वेश्चन की जरूरत क्या है? इसीलिए तो मैचिंग वाले क्वेश्चन भी अब जो है एग्जाम्स में आने लगे हैं, और मैचिंग्स वाले क्वेश्चन जो है काफी हिला देते हैं। बट और ऐसा भी हो जाता है उनमें कि एक ऑप्शन ढूंढा तुमने तो उसके साथ एकदम निकल जाते हो। अभी इसके ऑप्शन होते तो बहुत जल्दी निकल जाते। इसका ऑप्शन मतलब पूरी तरीके से फॉर्मेट होता है चेक करने का, वो मैंने नहीं लाया, आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपका, इसको भी देख लेते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन। ये कहाँ पर होता है पाइरुवेट का ब्रेक डाउन, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ एनर्जी मिले? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऐसा होता है जहाँ फुल्ली कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, यानी कि हमने रेस्पिरेशन किया था, हमने कंडक्टिंग जोन किया था, मैंने एक्सचेंज गैसेस के बारे में भी आपको बता दिया था। बट एक बार फिर मैं वहीं से उसको स्टार्ट करता हूँ, फिर हम मैकेनिज्म, ब्रीदिंग के मैकेनिज्म पर जाएंगे। तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि भाई हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ह्यूमन का, कहाँ से स्टार्ट होता है? जो आप स्टार्ट होता है नोस्ट्रिल से, यानी कि हमारे पास वन पेयर नोस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं जो हमारे अपर लिप्स के अबव होते हैं। और नोस्ट्रिल्स के बाद जो हमारी एयर एंटर करती है, कहाँ एंटर करती है? नोस्ट्रिल के बाद हमारी एयर एंटर करती है नजल चैम्बर में। एक बार लिख लो, नोस्ट्रिल्स के बाद एयर कहाँ एंटर करती है, एक बार यहाँ पे लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करें कि एयर का पैसेज क्या होगा, हो गया था, बट इसको एक बार हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। एयर का पैसेज क्या होने जा रहा है आपका? सबसे पहले एयर कहाँ आएगी? नोस्ट्रिल, ठीक है। कितने होते हैं हमारे पास? एक पेयर नोस्ट्रिल होते हैं, यानी कि टू नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नोस्ट्रिल्स के बाद एयर कहाँ जाएगी? नजल चैम्बर में। कहाँ जाएगी? नजल चैम्बर। नजल चैम्बर से एयर कहाँ जाती है भाई? फेरिंग्स, ठीक है। नजल चैम्बर से एयर कहाँ गई? फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड के लिए। फेरिंग्स के बाद हमारी एयर कहाँ जाती है? फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ जाएगी? लैरिंग्स में बोल सकते हो, लैरिंग्स एक एरिया है, लैरिंग्स हमारी ट्रैकिया लीड करती है, तो लिख सकते हो थ्रो लैरिंग्स ट्रैकिया जाएगी। थोड़ा सा और अच्छा तरीके से लिखना होगा तो हम कहेंगे दैट इज ट्रैकिया। ट्रैकिया जा रही है, किसके जरिए जा रही है? हमारा लैरिंग्स के जरिए जा रही है, यानी कि लैरिंग जो साउंड बॉक्स है उससे ही तो होती हुई जाती है। फिर हमारा ट्रैकिया से कहाँ जाती है? ट्रैकिया के कई सारे पार्ट्स होते हैं आपके, प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, इस तरीके से सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स कह सकते हो। ये आपका है सेकेंडरी ब्रोंकियोल, 2 डिग्री लिख रहा हूँ मैं उसको, ठीक है। सेकेंडरी इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी है। क्या है ये? सेकेंडरी ब्रोंकियोल, ठीक है। इससे कहाँ जाएगी? आपकी टर्शियरी में जाएगी, ये पैसेज है। उसके बाद आपकी लंग्स में एंटर करेगी, ठीक है। और लंग्स में क्या होती हैं? लंग्स से बहुत सारी हमारी एल्बुलाई होती हैं, उन एल्बुलाई में जाएगी, उन एल्बुलाई के जरिए कहाँ जाएगी? आपकी ब्लड में चली जाती है एयर। फिर वहां से कम बैक आती है क्या? फाउल एयर, यानी कि यहाँ पे एयर की भी तुम कह सकते हो कि ऑक्सीजन का पैसेज है, यानी कि जो एयर एंटर कर रही है उसकी बात चल रही है, उसमें भी यहाँ पे फ्रेश एयर की बात चल रही है अंदर जाती हुई वो। और इसी तरीके से हमारी बैक जो आएगी, CO2 जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो बैक आ जाती है। खैर ये हमने चर्चा कर ली थी। अब हम जो है आपको एक बार मैं एल्वुलाई की बॉल के बारे में और समझा देता हूँ। यहाँ से भी एक बेसिकली एल्वुलाई की बॉल के बारे में समझ लेते हैं। ये डायग्राम जो है एल्वुलाई का, बहुत सारी एल्वुलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, उसी एक एल्वुलाई का मैं यहाँ पर आपको डायग्राम लाया हूँ। थोड़ा सा यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझाने की कोशिश करूंगा, यानी कि एल्वुलाई लेवल पे लंग्स में कह सकते हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
कौन कौन सी गैसेस है, CO2 और ऑक्सीजन को मेनली हम देखेंगे। तो होता क्या था कि भाई ये हमारी एल्वुलाई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दिस इज द ब्लड वेसल्स, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, यानी कि ब्लड वेसल में भी आपकी पल्मोनरी वेन ये दिखा रखी है, ठीक है। और हमारा होगा क्या, इसके अंदर ये हमारी कई सारी क्या है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखा रखी है, ये रेड ब्लड सेल्स दिखा रखी है इसमें, ठीक है। क्या दिखा रखी है, रेड ब्लड सेल्स दिखा रखी है, ओके। और इसके जो बाहर है वो कैपिलरी है, ठीक। ये हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, क्या है, रेड ब्लड सेल्स, दिस इज रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम आरबीसी कह देते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं आरबीसी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था, मैं तो गैसेस का एक्सचेंज दिखा रहा था, गैसेस जो नॉर्मली होंगी यहाँ से होंगी, यानी कि डिफ्यूज होंगी हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ। हुआ क्या, ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन दिखा रहे हैं, यानी कि एल्वुलाई में हम कहा लाए थे अभी, लंग्स तक हम एयर लाए, अब वो जो एयर आई लंग्स तक उसमें ऑक्सीजन ही तो थी, वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू इस ब्लड वेसल्स में जा रही है, ठीक है। ये ब्लड वेसल में जा रही है, और ये ब्लड वेसल्स उस ऑक्सीजन को कहां लेके जाएंगे, हमारे बॉडी पार्ट्स में लेके जाएंगे। और जो बॉडी पार्ट्स से, देखो ये देखा होगा आपने, ये बॉडी पार्ट्स से दिस यहाँ पे ये बॉडी पार्ट्स से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ला रहे हैं, ये बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ला रहे हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू इन्होंने एल्वुलाई में छोड़ दी। बाकी वो उस ट्रैक को ही फॉलो करते हुए, जो ट्रैक मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे जो अब जो ये CO2 आई इन लंग्स में एल्वुलाई है, इसी ट्रैक से होते हुए CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक्चुअली में होता क्या है, देखो रेस्पिरेशन तो ये था ऑक्सीजन, और हमने प्लांट्स में अलग देखा इंटेक। तो ब्रीदिंग नॉर्मली जस्ट भाषा में जो हम सांस लेते हैं उसको ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग होता क्या है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड आउट द फाउल एयर विच कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि फाउल एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको हम आउट करेंगे, जो अंदर ले रहे हैं उस प्रोसेस को, जो ऑक्सीजन फ्रेश एयर अंदर ले रहे हैं उसको कहते हैं इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, और जो हमने फाउल एयर इन द फॉर्म ऑफ CO2 आउट की है उसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन, कुछ भी कह सकते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले ब्रीदिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, सबसे पहले हम ब्रीदिंग की डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या होता है ब्रीदिंग। प्रोसेस या in which intake of intake of fresh air, कह सकते हो कंटेनिंग, फ्रेश एयर कंटेनिंग, आप भी साथ साथ इस डेफिनेशन को अपने माइंड में रिपीट करते रहें। फ्रेश एयर कंटेनिंग क्या कंटेन करती है, ऑक्सीजन, एंड एक्सपेल, बाहर कर देते हैं, एक्सपेल आउट CO2, क्या, या फाउल एयर कंटेनिंग CO2। थोड़ा सा और करेक्ट कर लो, लोअर लैंग्वेज लिख लो, बोर्ड बोर्ड भी देना होगा ना आपको। एक्सपेल आउट फाउल एयर that containing CO2, ठीक है। फाउल एयर बाहर निकल जाएगी, जिसमें क्या होगा, आपका CO2 होगा। अब जो हमने इनटेक किया, किसका इनटेक किया, CO ऑक्सीजन का इनटेक, किसका किया हमने, ऑक्सीजन का, और एक्सपेल आउट किसका किया, फाउल एयर CO2 का। तो इसी के बेसिस पर हम नाम दे देते हैं इसको, क्या, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, यानी कि हवा का अंदर लेना, इसको हम क्या कह देते हैं, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, ठीक है। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, ठीक है। डेफिनेशन तो यही है इसकी। इंस्पायरेशन की क्या डेफिनेशन थी, इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इज नोन एज इंस्पायरेशन, बट इंस्पायरेशन करने में काफी सारी हमारी क्या
हमारी रिब्स या चेस्ट मसल्स या कह सकते हो डायफ्राम का इन्वॉल्वमेंट होता। हम नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन ही पढ़ेंगे अभी, क्योंकि फोर्सफुल आपके कोर्स में अभी है नहीं, बट फोर्सफुल का एक आध पॉइंट मैं आपको लिखवा जाऊंगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बूस्टर पॉइंट होगा, मैं उसको लिखवा दूंगा। तो इंस्पायरेशन क्या था, इनहेलेशन क्या था, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन को समझें, तभी मैंने लिखा ही है आपका प्रोसेस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इनसाइड को ऑक्सीजन लेने का प्रोसेस। ठीक है, छोटे में इसको समझे। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है मैंने आपको बताया, रिब्स या आप कह सकते हो चेस्ट मसल एंड डायफ्राम, इस प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिब्स, या इनको आप क्या कह देते हो, चेस्ट मसल्स। ठीक है, नंबर एक। और दूसरा आपका होता है डायाफ्राम। डायफ्राम के बारे में तो बता दिया था मैंने, डायफ्राम क्या होता है आपको कल ही बता दिया। डायफ्राम क्या है, एक डोम शेप आर्च शेप स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा कहां पर होता है, एब्डोमेन से अलग करता है हमारा किसको, चेस्ट कैविटी को या थोरेसिक कैविटी को, जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन यानी कि सांस को अंदर लेना, नाक से सांस लेके देखो कैसा महसूस हो रहा है आपको, ऐसा लग रहा होगा जैसे इसमें कुछ एनर्जी मेरे को खर्च करनी पड़ रही है सांस लेने में, बस छोड़ने में सांस एनर्जी नहीं। देखो खुद ही आप सोचो, सांस लेने में अगर मैं उसको एक बार सोचोगे इस प्रोसेस को, तो ऐसा लग रहा होगा कि आपको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन और कुछ मेरे को मेहनत करनी पड़ रही है, इस प्रोसेस में एनर्जी का खर्चा हो रहा। तो इसीलिए इस प्रोसेस में जो रिफ्स और इनका मसल्स का इन्वॉल्वमेंट था, तो यहाँ पर होता क्या है, रिफ्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है, इसका मैकेनिज्म ही तो समझेंगे, मैंने बताया था ना आपको। तो रिफ्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है, जो रिफ्स होती हैं हमारी, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये अपर साइड आती है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कहां आती है, अपर साइड आती है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपर साइड ही तो आएंगे लिप्स। ठीक है, देखते ऐसे समझ सकते हो इसको, जैसे हमारा बकेट होती है, बकेट का जो हैंडल होता है, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अपर साइड आता हुआ दिखता है, बकेट का हैंडल आपने देखा होगा इस तरीके से। तो इसी तरीके से रिप्स में हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिप्स। कह सकते हो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिप्स। रिप्स का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिप्स का क्या हो रहा है आपका, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखो मैं डायग्राम भी यहाँ पे लाया हूँ आपको समझाने के लिए, कि ये ब्रीदिंग इन यानी कि हम अंदर ले रहे हैं ब्रीदिंग, तो चेस्ट क्या है, एक्सपांड होगा, और डायफ्राम और रिप्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो जैसे रिप्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिप्स एंड डायफ्राम भी कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिप्स एंड डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक है, तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम तो आर्क शेप था, डायफ्राम इसी तरीके से नीचे आर्क शेप होता, नीचे को आर्क शेप होता। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फ्लैट होगा, फ्लैट होगा यानी कि पहले एक चीज आर्क शेप थी, अब वो फ्लैट होगी कॉन्ट्रैक्ट, तो रिप्स भी ऊपर जा रही हैं, तो सरफेस एरिया यानी कि वॉल्यूम जो है, सॉरी सरफेस एरिया, वॉल्यूम जो होगा इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम कहीं इंक्रीज हो रहा है जहां प्रेशर घट रहा होगा, मैकेनिज्म यही होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर घटेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुताबिक प्रेशर घट गया, तो हवा क्या होगी, ऑटोमेटिक अंदर आएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन प्रेशर को मेंटेन करेगी। तो हवा जो है अब यानी कि वहां वॉल्यूम कम है, तो कम वॉल्यूम की तरफ यानी एटमॉस्फेयर से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाली साइड आएगी, तो क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एयर अंदर आएगी। तो ये प्रोसेस का मैकेनिज्म होता है, तो एयर अंदर आ जाएगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फ्लैट हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, काय का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, काय का, हमारा थोरैसिक कैविटी का, थोरैसिक कैविटी का, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ।
इसी वॉल्यूम को, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि खुद ऐसे समझो कि आप कैसे बताऊं मैं आपको, कि मान लीजिए एक बैलून था, ठीक है, दो बैलून थे, एक छोटा बैलून था, एक बड़ा बैलून था, तो हवा किसमें ज्यादा हुई? अरे छोटे वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम का वॉल्यूम ज्यादा और छोटे वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम कम। बट बड़े वॉल्यूम में प्रेशर किस में ज्यादा होगा? अगर एक ही अमाउंट में हमने हवा भरी, बस उसका वॉल्यूम जो था बढ़ा दिया, तो हवा वहां पे कम है, यानी कि प्रेशर कम हो गई। बस बैलून का साइज ही तो बढ़ा दिया हमने, साइज बढ़ाया तो वहां पे प्रेशर ऑटोमेटिक, साइज बढ़ा दिया हमने, हवा तो कॉन्स्टेंट रखी हमने, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे प्रेशर तो कम हो गया, बड़ा एरिया, एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ा तो प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। तो अब प्रेशर बाहर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, उस प्रेशर की वजह से एयर इनसाइड आएगी। यही मैकेनिज्म है इनटेक करने का, इंस्पायरेशन करने का, ठीक है, इनहेलेशन करने का। तो यही हमारे यहाँ पे दिखा रखा है कि रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अप बढ़ जाती हैं। रिब्स का मूवमेंट कैसा होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स का मूवमेंट देखो, आप कह सकते हो रिब्स का मूवमेंट इसमें अप बढ़ हो रहा है। कैसा मूवमेंट हो रहा है, रिब्स का अप बढ़ हो रहा है। डायफ्राम क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, ठीक है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो। सेम इसी तरीके से एक्सपायरेशन है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, जैसे मैंने ये डेफिनेशन लिखी थी, प्रोसेस इनटेक ऑफ O2, तो हम कह देंगे प्रोसेस आउट ऑफ, यानी कि एक्सपेल आउट ऑफ CO2 का एक्सपेल आउट होगा। तो उसमें होगा क्या, यहाँ पे जो हमारी चेस्ट की मसल्स थी, चेस्ट की मसल्स थी यहाँ पे हमारी, अब एक्सपायरेशन को समझो। एक्सपायरेशन होता क्या है बेसिकली, एक्सपायरेशन तो बाहर निकालना, तो एक्सपायरेशन यहाँ पे जब मैंने कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हुआ, वहां पे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, और रिलैक्सेशन जो होता है ऑटोमेटिक होगा, रिलीज होगा, वहां पे सब चीजों का आपका क्या होगा, रिलीज होनी शुरू होंगी, सब रिलीफ सा मिलेगा, रिलैक्सेशन होगा। तो जब रिलीज होगा तो यही डायफ्राम अपनी नॉर्मल शेप पे जाएगा, तो वॉल्यूम क्या होगा वहां पर, ऑटोमेटिक कम होगा, जो वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी जो एयर है बाहर आ जाएगी। तो यही प्रोसेस आगे हम देखते हैं, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन भी कह देते हैं इसको, दूसरा नाम इसका एक्सपायरेशन भी है, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपायरेशन भी है। इन दिस प्रोसेस एक्सपेल आउट CO2, क्या होगा, CO2 बाहर निकाली जाएगी। तो इसमें जो था, जैसे वहां उसका जस्ट अपोजिट होगा, रिप्स एंड डायफ्राम रिलैक्स, ठीक है, रिप्स और डायफ्राम क्या होंगे आपके, रिलैक्स हो जाएंगे। इसकी रिलैक्स होने से क्या है, डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर जाएगा, यानी कि आर्क शेप में जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा कि आपका चेस्ट का यानी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, ठीक है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये डिक्रीज लिखा मैंने नीचे, डाउन एरो आप देख सकते हैं, इसको डिक्रीज है। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज, तो प्रेशर क्या होगा थोरेसिक कैविटी का, जब वॉल्यूम घटा तो प्रेशर तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। अब थोरेसिक कैविटी का प्रेशर बढ़ गया, तो जब प्रेशर बढ़ेगा और बाहर का प्रेशर कम है, ऑटोमेटिक प्रेशर किसके रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, अंडर रेस्पेक्ट ऑफ एटमोस्फेयर के। तो प्रेशर अंदर का बढ़ गया, बाहर का कम है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हायर कंसेंट्रेशन से हायर साइड से लोअर साइड चला जाएगा, तो हमारी जो है एयर आउट में जाएगी। ये मैकेनिज्म है। बाकी आपको इतना मैंने मैकेनिज्म आपको समझा दिया थोड़ा बहुत, एनसीईआरटी में इनर वे में इतना खास खुल का जिक्र नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया, मगर फिर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट कौन हुआ, रिलैक्स कौन हुआ, रिलैक्स कौन हुआ, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन हो रहा है ना, तो ये जो प्रोसेस होता है एनर्जी यहाँ पे कम नहीं लगती, पैसिव प्रोसेस है। और जो हमारा इंस्पायरेशन है वहाँ पे एनर्जी यूज होती है,
तो वो आपका एक्टिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं यहाँ आपका लिख देता हूँ, ये जो है आपका एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, ये आपका एक्टिव प्रोसेस है। अब बात आती है एक्सेलेशन, तो हो ही गया, मैंने समझा दिया इसमें। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका बता देता हूँ। इवन आफ्टर, यानी कि देखो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है नहीं टॉपिक में आपके, फिर ही बता दूं, अगर जो हमने नॉर्मल रिलैक्सेशन करके ये रिलीज मिला हमको, तो सांस इससे नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन है। बट हम किसी हाई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर हमारे सांस फूलता है जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से हम इनटेक भी ज्यादा बढ़ जाता है और हम सांस को गहरा करके बाहर भी ज्यादा निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी हमारे जो लंग्स हैं, यानी कि थोरेसिक चैम्बर में जो है कुछ वॉल्यूम रह जाता है। कितना वॉल्यूम? 1500 ml वॉल्यूम अबाउट रह जाता है। ऐसे वॉल्यूम को हम बोलते हैं रिजाइडल वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम क्यों रह जाता है? कि लंग्स हमारे कोलैप्स ना कर जाए। जब एक नेगेटिव प्रेशर लगेगा यार, बाहर निकालने का मतलब है हवा को प्रेशर ही तो लग रहा है, इनका कोई नेगेटिव प्रेशर है, तो लंग कोलैप्स कर सकते हैं। बट इतने अमाउंट ऑफ 1500 ml जो है वॉल्यूम आपका रह जाता है, जिसकी वजह से लंग्स कोलैप्स ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ये यही लाइन है, कभी कभी हो सकता है एएमयू वाले एग्जाम में पूछ ली जाए थोड़ा सा, या कहीं पूछ ली जाए, तो उसको ध्यान में रखने के लिए मैंने लाइन लिखवा दी है। फोर्स्ड एक्सपायरेशन अबाउट 1500 ml, कितना? 1500 ml ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग एल्वोलाई। दिस इज कॉल्ड रिजाइडल वॉल्यूम। मैंने आपको बताया है, इसको हम बोलते हैं रिजाइडल वॉल्यूम। तो हल्का सा रिजाइडल वॉल्यूम का ही आपको मैंने तड़का भी लगा दिया है। इसको समझने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लीव भी कर सकते हैं इस पॉइंट को। सो गैस एक्सचेंज कंटिन्यू विद एट द एंड ऑफ मैक्सिमम एक्सपायरेशन, गैसेस का एक्सचेंज कंटिन्यू रहता, ये प्रिवेंट करता है आपको कि फोर्स कोलैप्स ना हो जाए। अब 97 से 99% जो हमारे गैसेस एक्सचेंज में जो ऑक्सीजन होती है वो हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है। बाकी 3% लगभग कह सकते हो आप किसके साथ डिजोल्व फॉर्म में जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होती। ऑक्सीजन की हायर एफिनिटी होती है कि किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। तो HbO2 की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट जो होती है ऑक्सीजन की, वो HbO2 की फॉर्म में होती है। तो ये भी एक पॉइंट यही लिख रहा था कि 97 to 99% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स ऑफ एल्वाई टू द बॉडी एज ऑक्सी हेमोग्लोबिन। किसकी फॉर्म में? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। इसको कुछ इस तरीके से कह सकते हो HbO2। ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन की एक फॉर्म होती है, हेमोग्लोबिन है। तो हेमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ओनली 1 से 3% ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जाती है? इन द डिसॉल्व फॉर्म। इसमें इन डिसॉल्व फॉर्म, क्योंकि ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होती है वाटर के साथ, लो एफिनिटी होती है। और एक बार बता दूं आपसे, एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है हमारा। तो जैसे फोटोसिंथेसिस का ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल था, इसी तरीके से एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको हम हेमोग्लोबिन ही कहते हैं। आप अगर आगे जगह हो तो ठीक है, देख लो। बाकी मैं चलो यहाँ ही लिख देता हूँ कि भाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है। आप देख लेना कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट वन वर्ड है, तो ये एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है आपका? तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन। बाकी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वगैरह आप आगे पढ़ेंगे। एक एनसीईआरटी कहती है, इस पे जरा थोड़ा सा जोर इसने देना है, क्योंकि आजकल का हमारे यूथ जो है इस ट्रैक में फंस रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको देखें। डू यू नो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ? यानी कि भाई हेल्थ के लिए स्मोकिंग जो है काफी डेंजरस होती है। यानी कि इवन के जो स्मोकिंग आइटम है उनके पैकेट्स पर लिखा हुआ भी आता है कि डेंजरस है ये, यानी कि इससे कॉज कैंसर हो सकता है, डेथ हो सकती है जब भी लोग लेते हैं। तो एंजाइटी कहती है कि स्मोकिंग करने से आपको लंग कैंसर हो सकता है। इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड, यानी कि कॉमन कॉज है वर्ल्ड में जो डेथ हो रही है वो इस कैंसर की वजह से हो रही है, और ये आपका स्मोकिंग वगैरह से हो सकता। तो बस एनसाइटी यहाँ मैसेज देने का मतलब है कि इसको हाईलाइट भी किया है कि जो आज का यूथ है वो इन चीजों में नहीं इन्वॉल्व हो। बस बाकी कोई इसमें खास पॉइंट और नहीं रखा है, कि समझाया है क्या होता है लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में है उसमें सीलिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। बट ठीक है, स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द हेयर ड्यू टू विच जर्म दस्ट स्मोक, एंड जो हमारे हेयर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सीलिया वगैरह हैं उनको सबको डिस्ट्रॉय कर देती है, कफ हो जाती है, खांसी। ठीक है, बहरहाल पॉइंट कहने का मतलब ये है कि
स्मोकिंग हेल्थ के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। तो बस मेरा भी पॉइंट यही था, इसलिए इस पॉइंट को मैं ला रहा था। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझते हो आप? किसी ना किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा, जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट है, यहाँ हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से क्या होगा, प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट होता है अपना। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट ही पढ़ पाएंगे लेक्चर को देखते हुए। तो ट्रांसपोर्ट होता क्या है बेसिकली, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट देखें तो ट्रांसपोर्ट यही है कि भाई यहाँ कुछ खाना बना था फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, वो खाना स्टोर हुआ था कहीं। अब स्टोर कहाँ हुआ था, वो खाना आपका स्टोर हुआ था लीव्स में, ठीक है। और कुछ मिनरल्स थे, आप मिनरल्स होंगे कहाँ, मिनरल्स सोइल्स में होंगे, उन मिनरल्स का रूट्स तक ट्रांसफर करना। यानी कि कहीं ना कहीं हम ट्रांसपोर्टेशन में ये चीजें देखेंगे कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, प्लांट्स की बात करेंगे आप तो ट्रांसपोर्ट को इसी बेसिक तरीके से समझेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन कर सकते हैं, प्लांट्स में पढ़ेंगे अभी हम आगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, वाटर, फूड वाटर एंड मिनरल्स कह सकते हो। Minerals from one location to another, ठीक है। टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्या पढ़ेंगे हम आज? आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन मिनरल वाटर की देखेंगे आज, मिनरल वाटर की देखेंगे, फूड में बाद में देखते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स तो आपको पता ही, सोइल में जो है ज्यादातर मिनरल्स का पाए जाते हैं। तो सोइल से प्लांट में मिनरल्स कैसे आते हैं, प्लांट्स कैसे सोइल से मिनरल्स लाता है? तो मिनरल्स सोइल्स में प्लांट से जो आते हैं बेसिकली आते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट होने को डिफ्यूजन कहते हैं सिंपली, ठीक। तो अब सोइल में न्यूट्रिशन और मिनरल्स हैं, और प्लांट्स कैसे आएगा? तो प्लांट्स की क्या है, रूट्स होती हैं आपकी, जो रूट्स हैं उस पर, रूट्स पर फाइन फाइन हेयर होते हैं, उन हेयर्स को रूट हेयर्स कहते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट वहीं से होगा, समझते। बाकी डिटेल में तो 3 जोन होती हैं, अगर रूट्स की जोन आप अगले क्लास में पढ़ेंगे 11th में एनाटॉमी में, एलोंगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। तो वो सब मैं यहाँ इतनी डिस्कस नहीं करूँगा, ज़्यादा फालतू की बात करनी भी सही नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड की बात की है तो एग्जाम ओरिएंटेड ही हम पढ़ेंगे। तो वाटर के जो डिफ्यूजन के साथ मिनरल्स का मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, ये क्या है आपका प्लांट, ठीक है, दिस इज अ प्लांट। डायग्राम रख लीजिए, डायग्राम पर मत जाना, ठीक है। दिस इज अ सोइल, ये आपकी सोइल है, ये जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसी को सोइल बना देते हैं, ठीक है। ये आपकी सोइल है, ठीक। ये आपकी क्या है, प्लांट की रूट। तो मिनरल्स कहाँ हैं, यहाँ मिनरल्स हैं सोइल में हमारे, ये मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, सब तरीके के मिनरल्स हैं, प्लांट को रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बल्क में है, कंसंट्रेशन यहाँ पे हायर है, और ऊपर जो कंसंट्रेशन है आपकी लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन से मिनरल कहाँ जाएंगे,
लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ तो जाएंगे, ये तो डिफ्यूजन का प्रोसेस। तो प्लांट्स जो है सोइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मिनरल्स चले जाएंगे आपके यहाँ से। अब हम वाटर का मूवमेंट भी देखेंगे अभी, क्योंकि जो मिनरल्स को लेके जाने में रोल होगा वो वाटर का ही रोल होगा, ऐसे तो नहीं जाएंगे। तो वो रोल जो होता है मेनली वाटर का ही रोल होता है। तो वो हम जाइलम के, हाँ अब मतलब जो वाटर को रोल क्या हुआ पहले एक में जाइलम समझेंगे हम, क्योंकि जो जाइलम है वही वाटर को मूवमेंट कराता है। तो थोड़ा पहले आगे देखते हैं, आएंगे पीछे हैं। द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, मैंने बताया है मीन्स रूट्स, सोइल से एब्जॉर्ब करेगा, किसकी मदद से करेगा, रूट्स की हेल्प से ही तो करेगा। हैज these nutrients and water, sorry these है वो उसका T missing है, these nutrients and water are transported to various parts of the plants, यही तो ट्रांसपोर्टर, लाइक स्टेम है आपका, ठीक है, लीव्स हैं एंड फ्लावर्स, सब में जाएगा वेरियस पार्ट्स में। द फेनोमेना ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ascent of sap, यानी कि जो वाटर का मूवमेंट ऊपर होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ascent of sap कहते हैं। ओनली a small quantity of water is used of metabolic process and growth of the plant, यानी कि जो वाटर हमने एब्जॉर्ब किया उसका 99% पानी लॉस हो जाता है विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपिरेशन के जरिए पानी जो है आपका मैक्सिमम 99% लॉस हो जाएगा, 1% जो है सिर्फ आपका किस में होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होगा। The plants require water and mineral salts for making food, process, photosynthesis and other functions, यानी कि जो पानी की रिक्वायरमेंट है, फोटोसिंथेसिस कैसे हुई थी, फोटोसिंथेसिस में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर था, वहाँ ये वो मेटाबॉलिक प्रोसेस था, तो वहां पर ओनली 1% मान सकते हो आप, 99% वाटर जो है ट्रांसपायरेशन के जरिए लॉस कर देता है प्लांट्स, ठीक है। लिख रहा लेस देन 1% ऑफ द वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, 1% ही पानी जो है वो रीच करता है लीव्स पर फोटोसिंथेसिस के लिए। मोस्ट ऑफ इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स, दिस इज वाटर नोन एज ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा के जरिए लॉस कर देता है पानी को, ट्रांसपायरेशन कहलाता है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन को भी हम डिटेल में समझेंगे, उसके टाइप्स भी देखेंगे आपके। तो अभी वाटर का एब्जॉर्बमेंट जो होता है कैसे होता है, जाइलम से होता है, तो उसी को समझते हैं। वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, दो टाइप के वास्कुलर टिश्यू होते हैं, यानी कि जो वास्कुलर टिश्यू वो होते हैं जो हमारा हेल्प करते हैं काय में, ट्रांसलोकेशन में, यानी कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो इन्हीं को वास्कुलर टिश्यू कहते हैं। टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मिनरल एंड वाटर, ये ट्रांसलोकेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो मैंने फूड, मिनरल्स एंड वाटर, ये बेसिक डेफिनेशन है जितनी तुम्हारे कोर्स के लोडिंग में, ठीक। तो वास्कुलर टिश्यू जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, these are टू टाइप्स, कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर एक दैट इज जाइलम, नंबर टू दैट इज फ्लोएम, ठीक। वास्कुलर टिश्यू कौन से टिश्यू हैं, जो आपका ट्रांसलोकेशन में मदद करते हैं, यानी कि पानी और खाना और मिनरल्स के मूवमेंट में हेल्प करेंगे। ये टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मैंने लिखा है आपका, नंबर वन जाइलम एंड नंबर टू इज फ्लोएम। आज हमने बताया ही था आपको कि हम आज बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर की ओनली, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में जो हेल्प करता है उसका नाम होता है जाइलम। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और जो ये हमारा दूसरा टिश्यू है दैट इज फ्लोएम, ये काय का, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा। बट आज के टॉपिक में क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, हम सिर्फ जाइलम के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जाइलम क्या होता है,
ठीक है, उसी को समझेंगे। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसके खुद के अपने कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकीड्स हो गया, बेसल्स हैं, और आपका जाइलम फाइबर है। ये आपके इसके होते हैं, ट्रैकीड्स, बेसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये सारी चीजें इसमें होते हैं। तो ये हमको दिखाया, ट्रैकीड्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर, वेसल्स बोलते हैं ट्रैकिया को, ठीक है, और ये जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं। तो इसके चार, यानी कि चार इसके एलिमेंट्स होते हैं। इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो कह सकते हो जाइलम इट कंसिस्ट फोर एलिमेंट्स, consists four elements. That is नंबर एक, पहले ट्रैकिड्स से लिखते हैं। ट्रैकिड्स, 2 vessels, 3 xylem parenchyma, नंबर 4 xylem fibers या sclerenchyma कह देते हैं इसको, xylem fiber। ठीक है, सिर्फ आपको नाम याद रखने, इनके फंक्शंस वगैरह जो है नहीं समझने एलिमेंट्स के, वो भी आप अलग में समझेंगे। तो क्या था, जाइलम के जो है, जाइलम कंसिस्ट करता है आपका 4 एलिमेंट्स। नंबर 1 होता है ट्रैकिड्स, 2 बेसल्स एंड 3 आपका जाइलम पैरेन्काइमा एंड 4 जाइलम फाइबर, उसको आप स्क्लेरेनकाइमेटस भी कह सकते हैं। इसमें जो मोस्ट अबेंडेंट होते हैं वो वेसल्स होते हैं, यानी कि इन एलिमेंट्स के अंदर भी जो अबेंडेंट होते हैं, यानी कि अबेंडेंट मोस्ट होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो वेसल्स होते हैं। ये मोस्ट अबेंडेंट है, ठीक है, यही आपके वेसल्स है, ठीक है। अब एक बात और बताऊं आपको कि ये सारे के सारे डेड होते हैं, ओनली जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर। अब ये डेड है, यही वाटर का मूवमेंट करेंगे, ये सब एलिमेंट्स हैं वेसल्स, और ये ही एलिमेंट, इनके जरिए वाटर का मूवमेंट होगा। यानी कि जो डेड है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, लिग्निन देखने को मिल रहा है, लिग्निन का डिपॉजिट है। ये सारी चीजें आपको नहीं समझनी है, बट आपको एक कंपोनेंट समझने हैं, यहाँ से ही वाटर का मूवमेंट जो हमारा कराने में यही मदद करते हैं। जाइलम ही हमारा वाटर का मूवमेंट कराएगा। वाटर का मूवमेंट होने पे भी एक मैकेनिज्म है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि वाटर का मूवमेंट हो कैसा रहा है। तो वाटर का मूवमेंट एक तो क्या है कि रूट का प्रेशर है, रूट के प्रेशर की वजह से हो रहा, क्या हो रहा कि जो हमारे अभी हमने समझा था पीछे, ये वाली बात जो थी, अब आएगी इस बात की बात कि भाई यहाँ पे तो सोइल में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट हाई है। किसका कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट हाई है? मिनरल्स का। मिनरल्स कंसंट्रेशन हाई है सोइल में, ठीक है। मिनरल्स का कंसंट्रेशन हाई है सोइल में, तो मिनरल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मिनरल्स का कंसंट्रेशन हाई। अब वाटर जो होता है हमारा, वाटर भी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा, अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। वाटर का भी मूवमेंट क्या हो रहा है हमारा, ऊपर हो रहा। तो ये वाटर का मूवमेंट हो कैसे रहा, एक तो रूट प्रेशर लगा रहा अपना, क्या, एक तो प्रेशर लगा रहा, रूट रूट का प्रेशर लग रहा है। एक तो रूट के प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जा रहा है। क्या रूट के प्रेशर की वजह से पानी ऊपर जाएगा कि यूकेलिप्टिस तो बहुत लंबा ट्री होता है, तो उसमें भी रूट का प्रेशर इतना होगा कि पानी ऊपर जा सकता? तो नहीं, इसके लिए एक थ्योरी आती है, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, उसको समझना पड़ेगा। मतलब उसमें दो होता है, कोहेशन और टेंशन की वजह से मैकेनिज्म है ये वाटर के मूवमेंट का, वही हम आगे देखेंगे ऊपर कि कोहेशन और टेंशन की वजह से
यानी कि उसके भी दो बेस होते हैं, उसकी वजह से ऊपर जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर क्या है कि वाटर ऊपर जा रहा है एक तो रूट प्रेशर की वजह से, और बट कि रूट प्रेशर सफिशिएंट है कि पानी पानी को ऊपर पहुंचाता रहे? क्या रूट प्रेशर सफिशिएंट है पानी ऊपर पहुंचता रहे? नहीं, तो रूट प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है, तो उसी में हमारा ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी आती है। उसी को हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नाम समझेंगे। वाटर कहाँ से नीचे से मूवमेंट हो रहा था, वाटर किस वजह से हो रहा था? रूट प्रेशर की वजह से। रूट प्रेशर था, वो नीचे से पानी को ऊपर, जो पानी निकल रहा था यहाँ से, अपना पानी जो नीचे से ऊपर जा रहा था, वो रूट के प्रेशर की वजह से जा रहा था। बट क्या है कि ट्रांसपायरेशन प्रोसेस तो चल रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, ट्रांसपायरेशन प्रोसेस की वजह से एक फोर्स लगती है, नेगेटिव प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर आता है। तो उसमें कह सकते हो ट्रांसपायरेशन का भी, तो ट्रांसपायरेशन पुल का भी रोल होता है। किसका रोल होता है? आपका ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से भी आपका वाटर को ऊपर होगा मूवमेंट। अब इसमें जो है कोहेशन और टेंशन, ये ट्रांसपायरेशन पुल जो है एक तरीके टेंशन है, नेगेटिव प्रेशर, इसको क्या नाम दे दिया हमने? टेंशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से एक प्रेशर लग रहा है, नेगेटिव प्रेशर, इसको हमने टेंशन नाम दे दिया। अब वाटर जो मूव कर रहा है, एक अपना कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है उसकी, यानी कि वाटर वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव क्या होता, अट्रैक्शन होता, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता, उसकी वजह से भी ये ऊपर चल रहे होते। तो ये तो ट्रांसपायरेशन पुल जो है, ये आपका एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। मैंने बताया कि आपको एक होता है इस थ्योरी का मैकेनिज्म का बेस, आपका कोहेशन। कोहेशन में क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल यानी कि म्यूचुअल आपस में अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स में एक आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा, उस वजह से भी हमारा वाटर ऊपर जाने में हेल्प होती है प्लांट के। ठीक है, ये थी आपकी बात। अब आती है बात कि व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू स्ट्रोमेटा, यानी कि जो स्ट्रोमेटा छोटे छोटे पोर थे, उनकी वजह से जो वाटर का लॉस हो रहा था, इसी को ट्रांसपायरेशन कह देते हैं, या कह सकते हो एवोपरेशन हो जाना, एवोपोरेट हो रहा है पानी। ठीक है, तो आप कैसे भी समझ लीजिए इसको, लिखते हैं हम, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्ट्रोमेटल पोर। एक तो ये है, या ऐसे कहते हो, कह सकते हो एवापोरेशन। दूसरी डेफिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल, यानी कि एरियल आउटसाइड वाले को बोलते हैं, एरियल सरफेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, यह है। अब इसी बेसिस को क्या था, यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल सरफेस ऑफ प्लांट, इसको भी हम ट्रांसपैरेशन की डेफिनेशन दूसरी है। तो ट्रांसपैरेशन के टाइप्स भी हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांसपायरेशन का एक तो रोल आपको पता ही चल गया है कि ट्रांसपायरेशन का रोल कहाँ है, पानी को खींचने में ट्रांसपायरेशन का लॉस है। ट्रांसपायरेशन क्या करता है, क्या फैक्टर अफेक्ट होते हैं? ट्रांसपायरेशन कूल करता है प्लांट को, मेंटेन करता है उसके टेम्परेचर को। फैक्टर अफेक्टिव ऑफ ट्रांसपायरेशन भी हम अभी देखेंगे। पहले हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन देख लेते हैं।
ठीक है। वन होता है आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका प्लांट है यानी कि उस पे लीव्स वगैरह में क्यूटिकल की लेयर होती है, उसकी वजह से होता है ट्रांसपायरेशन, तो उसको हम क्यूटिकुलर कहते हैं। एक ट्रांसपायरेशन होता है आपका लेंटिसेल्स की वजह से, यानी कि लेंटिसेल्स आपका होता है कहाँ पे होती है, लेंटिस आप देखोगे कोर्क सेल में, ये यहाँ से कोर्क सेल्स होती हैं, वहां से भी आपका स्पेस होता है, उसको लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन कह देते हैं। ठीक है, क्या हो गया आपका क्यूटिकुलर और लेंटिसेलुलर ट्रांसपायरेशन। दूसरा हो गया लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ज्यादा इसमें डिटेल याद नहीं रखनी है, ध्यान रखना है चलो किस सेल्स के जरिए होता है बस। लेंटिकल्स, ठीक है, लेंटिकल्स की वजह से होता है, और ये आपका क्यूटिकल की वजह से होता है। ठीक है, और आपका एक होता ही है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जो स्टोमेटा के थ्रू होता, और मोस्टली यही होता। देख लेते हैं इसको तीसरा। फिर स्टोमेटल पोर, ठीक है, किसके जरिए होता है, स्टोमेटल पोर के जरिए होता है। अब क्या होता है कि इस पर कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है आपका, ह्यूमिडिटी है, नमी कितनी एनवायरनमेंट में, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर कैसा है, सनलाइट क्या है, इन सब चीज पर, लाइट्स पर भी आपका डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। ऑप्शन आ सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल की बेसिस पर। अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, आपके होते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। कौन से फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में भी क्या होता है आपका, ह्यूमिडिटी हो सकती है यानी कि नमी, आपका टेम्परेचर हो सकता है, और आपका लाइट, ठीक है, इवन वाटर भी इसमें आ जाता है सेक्टर। अब आपके इंटरनल फैक्टर को देखते हैं। इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर लीव्स के ऊपर है कि लीव्स में बैक्स कितना है, क्यूटिकल बैक्स लीव है, लीव्स के ऊपर डिपेंड होता। मोस्टली आप स्ट्रक्चर ऑफ लीव को समझ सकते हैं या उसकी एनाटोमी ऑफ लीव कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल में जो आता है आपका लीफ, लीव्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसका स्ट्रक्चर या उसके बैक से लेयर, उस चीज को लेकर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि ये आपका जो टॉपिक है आज यहीं तक रखते हैं, ट्रांसपायरेशन तक। यानी आपने क्या देखा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर देखा, कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम के जरिए हो रहा है, जाइलम के एलिमेंट के बारे में बताया, ट्रैकिड वेसल्स एंड आपका जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और ट्रांसपायरेशन देखा हमने, कुछ टॉपिक हमने जो हमारा ब्रीथिंग का मैकेनिज्म रह गया था वो उसको देखा। ठीक है, लेक्चर को हम आज के यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एएमसी क्लासेस। एस्पायरेंट लर्निंग सेंटर को आप फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल पर यजदानी जामिया को भी फॉलो कर सकते हैं।
हिंदुस्तानी जामिया को फॉलो करें। ये हमारा मेन चैनल जिससे हम अपलोड करते हैं, कोलैबोरेट कर हम ALC के साथ वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, फोकस रहेंगे, रिजल्ट देंगे आपको। और आपको पता ही है कि 6, 9 के लिए 11 के लिए तैयारी करा रहे हैं। बाकी भी और कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज भी लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एग्जाम को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चंस के जरिए और लेक्चर्स के जरिए। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़।